नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। देख ही रहे होंगे आप सवाल तो कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टिनेंट वाइज सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। जिससे मैंने पिछले वीडियो में आपको दक्षिण अमेरिका तक के कॉन्टिनेंट के बहुत सारे एमसीक्यू करवा दिए थे। आज हम लोग दक्षिण अमेरिका को कंप्लीट कर लेंगे और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद हमारा कॉन्टिनेंट वाइज सवाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम सामाजिक भूगोल की तरफ बढ़ेंगे और उसके कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। ज्योग्राफी अगर आपको सीरियसली बीपीएससी के एग्जाम में अटैम्प्ट करना है या किसी भी एग्जाम में, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी के जितने सवाल पूछे जाते हैं उसमें से 90% से ज़्यादा सवाल जो हो तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट होते हैं। जब मैं कॉपी पेस्ट शब्द यूज कर रहा हूँ तो बहुत ही सोच समझ कर यूज कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट ही होते हैं। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी चूँकि नहीं पढ़ते हैं इसलिए आप लोगों को दिक्कत आ जाती है। और हमेशा रेफरेंस बुक ही नहीं पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जो लोग 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तन मन धन से एनसीईआरटी पढ़िए, आपका तैयारी उसी से पूरा होगा। वो समय चला गया जब लूसेंट पढ़ के आप पीटी पास कर जाते थे। अब आपको पीटी अगर पास करना है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ, यूपी का हो, बिहार का हो, यूपीएससी का हो, तो आपको सीरियसली ही पढ़ना पड़ेगा। अब और कोई सी चीज़ का काम नहीं चलेगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। कल मैंने आपको 13 नंबर सवाल तक करवा दिया था। आज हमारा सबसे पहला सवाल है, विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इस पक्षी है, कोंडोर पक्षी कहते हैं इसको। ये सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। दक्षिण अमेरिका की विशेषतया अमेजन नदी द्रोणी विविध प्रकार के वन्यजीव बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। कहाँ पर? तो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन में ये शिकारी पक्षी पाया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है ये। कोंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ने वाली पक्षी है जो दक्षिण अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी के जैसा ही है। दक्षिण अफ्रीका के कौन सा शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी? तो एमू पक्षी। एमू पक्षी ये सब क्या है? ये सब उड़ नहीं सकने वाले पक्षियों की एक प्रजाति होती है। दक्षिण अमेरिका का यह जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। पर्वतीय क्षेत्र में इस जीव के द्वारा सामान की ढुलाई की जाती है। ये लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का है तथा ऊंट की तरह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। इस जीव के बारे में आपको बताना है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इस जीव का नाम है लामा। लामा बोलते हैं इसको। ये दक्षिण अफ्रीका का है और विचित्र जीव होता है। यह जानवर ऊंट प्रजाति का है जो इंडीज के पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहते हैं। ग्वानको इस एक प्रकार का जंगली लामा है जो पैटागोनिया का मरुस्थल में पाया जाता है। एंट ईटर व आर्मेडिलो बहुत ही प्राचीन काल का स्तनधारी जीवों में से बचे रह गए हैं। प्यूमा सिंह परिवार का खतरनाक जानवर है जो चीते से भी अधिक बलवान होता है। जैगुआर भी एक शिकारी जानवर होता है। ये दोनों जानवर पेड़ पर ही रहते हैं। ओके, अगला सवाल है आपका, दक्षिण में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के अर्ध नर्म भागों में होता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील देश की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली में है। 16 का आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3 तो सत्य है, दूसरा यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। क्या है देखिए, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के देश की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषण तत्व पाए जाते हैं। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन देशों की घास भूमियों की मूल घास में पोषक तत्व कम थे, इसलिए उनके स्थान पर पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास लगाई गई। अल्फा अल्फा विशेष तरीके घास होते हैं जिनको लगाया गया जिसमें पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अल्फा अल्फा एक फलीदार पौधा है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है तथा मिट्टी के उपजाऊपन को भी बनाए रखता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, देश और उसके खनिज संसाधन को आपको मैच करना है। कौन सा देश किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट सवाल में आता है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। आप अगर यूपी का पेपर उठाकर देखिए उसमें लगातार पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी पूछा जाता है। ये ब्राज़ील किसके लिए फेमस है? तो ये खनिज तेल के लिए फेमस है। नहीं, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। 1 और 2 हो जाएगा। बोलीविया टीन के लिए फेमस है। चिली किसके लिए फेमस है? तो चिली तांबा के लिए फेमस है। वेनेजुएला खनिज तेल के लिए फेमस है। वेनेजुएला किसके लिए फेमस है? तो जो तेल होते हैं आपका कच्चा तेल वगैरह, दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार किसके पास है तेल का? तो वेनेजुएला के पास ही है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 हो जाएगा। निम्न से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? दक्षिण अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल के नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार है जिनका उपयोग खाद्य तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। पेरू के तट के पास गुआनो द्वीपों में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद्य के भंडार हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों कथन जो दिए हुए हैं दोनों सत्य दिए हुए हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कहवा के पौधों का रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है, इन्हें फजेंडा कहते हैं। कहवा के एक बड़े फजेंडे का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है। इसमें 10 लाख तक के कहवा के पेड़ लगे होते हैं। एक बड़े फजेंडे में
पेड़ों की देखभाल के लिए 3-4 हज़ार मजदूरों की आवश्यकता होती है। कहवा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे पठारों के ढलानों पर उगाया जाता है, जिसके लिए काफ़ी वर्षा और उच्च तापमान की जरूरत होती है। लेटराइट मिट्टी, कौन सा मिट्टी? तो लेटराइट मिट्टी भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके लिए क्या होता है पैरामीटर? हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, अधिक वर्षा और अधिक टेम्परेचर। अगले सवाल है कि निम्न से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफ़ी का बंदरगाह कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सेंटोस बंदरगाह को, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ब्राज़ील का साओ पोलो दक्षिण अमेरिका कॉफ़ी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ का अत्यधिक जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सेंटोस बंदरगाह का विकास किया गया है। साओ पोलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफ़ी रेल कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग कॉफ़ी को ले जाने के लिए ही होता है। ओके, अगला सवाल है आपका, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? क्योंकि इस देश का अधिकांश क्षेत्र जो है वो मरुस्थल है, तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, अर्थात ये ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक विस्तृत पठार है। यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग तक फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य विस्तृत निम्न भूमि का क्षेत्र है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार से संदर्भित नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पश्चिमी पठार का अधिकतम भाग मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थल है। पश्चिमी पठार का अधिकांश भाग सपाट है और छोटी छोटी झाड़ियों से ढका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग का यह पठार एक नवीनतम पठार है, जिस कारण यहाँ पर खनिज संसाधनों का अभाव है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, केवल और केवल 3 असत्य है, बाकी दूसरा गलत है। पहला दूसरा सही दिया हुआ है, तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खनिज संसाधन के भरपूर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं, इसलिए तीसरा कथन गलत है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ अनेक प्रकार के खनिज के बड़े भंडार हैं। लौह अयस्क, सोना आदि प्रमुख खनिज हैं यहाँ पर। अगला, ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सत्य दिए हुए हैं? मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश उत्तर में कार्पेट्रिया की खाड़ी से लेकर महाद्वीप को पार करता हुआ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक फैला हुआ है। अगला है आपका, इस भाग में पर्याप्त वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ कई नदियों का उद्गम स्रोत है। इसका आंसर है केवल 1 इसमें सही दिया हुआ है। क्या पूछा है? सत्य ही तो हमसे पूछा गया है, बिल्कुल सही। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। यहाँ पर दूसरा क्यों असत्य है? वर्षा की कमी के कारण निम्न भूमि का अधिकतर भाग बहुत ही शुष्क है। यहाँ पर लिखा हुआ बहुत वर्षा होती है, इसलिए असत्य था ये। सौभाग्य से कुछ जल उत्कृष्ट कूपों से मिल जाता है। ये कुएं बहुत गहरे खोदे जाते हैं। इन गहरे कूपों से पानी निरंतर अपने बड़े वेग से बाहर निकलता है, तो वहाँ पर गहरे कुएं खोद कर पानी निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया इसीलिए प्यासी भूमि का प्रदेश कहते हैं, क्योंकि वहाँ जल का बहुत ही अभाव रहता है। अगला सवाल है, निम्न है तो कौन सी नदियाँ ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं? आप यूपी का पेपर उठाकर देखिए, 2021 यूपी के पेपर में आपको ये सवाल मिल जाएगा। इसका है कि देखिए, मर्रे और डार्लिंग जो नदियां हैं, ये दोनों अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं। मर्रे और डार्लिंग नदियां, कौन कौन सी नदियां? मर्रे और डार्लिंग। यूपी वालों ने पूछा था कि ये दोनों नदियां ऑस्ट्रेलिया किस भाग से निकलती हैं, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, ऐसे ही पूछा था उसने। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती हैं। इन नदियों के अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। ओके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है ये। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मरे और डार्लिंग नदियों के द्रोणी अपवाह क्षेत्र का संबंध मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश से है। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय अपवाह क्षेत्र है, जिसका आंसर हो जाएगा सी कथन दिया हुआ है। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिया हुआ है। अगला सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? इसका आंसर है बी, प्रशांत महासागर में है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही गोल सा है और यहाँ पर है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ प्रशांत महासागर से प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों का अस्थि पंजरियों को लगातार जमाव से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, दरअसल में क्या होता है? चूना पत्थर ही होता है, एक तरह से चूना ही होता है। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली चिपके रहते हैं। प्रवाल उष्णकटिबंधीय समुद्र के स्वच्छ व उथले जल में ही अच्छी तरह से पनपते हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रेट बैरियर रीफ का काफ़ी तेजी से क्षय हो रहा है। अगला सवाल है 9 नंबर के, ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भागों में गर्म मरुस्थल की तरह की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उच्च भूमि वर्षा कराने वाली पवनों के लिए रुकावट पैदा करती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है, इसका जो पूर्वी उच्च भूमि है, इसके कारण क्या ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं होती है, ये पूछा गया है आपसे। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दिया हुआ है, ए और आर दोनों कथन सही दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों के द्रोणी में फैले हुए हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसको डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स, डाउन्स कहा जाता है। ओके, सी आंसर हो जाएगा इसका।
अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले सामान्य वृक्ष के सामने लिखा हुआ है यूकेलिप्टस। उष्णकटिबंधीय घास भूमि के सामने लिखा हुआ है डाउन्स। अर्धशुष्क क्षेत्र की मुख्य वनस्पति के सामने लिखा हुआ है सॉल्ट ब्रुश। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा बी। 1 और 3 जो है यहाँ पर सही दिए हुए हैं, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ जो होती हैं वो नहीं है वहाँ पर शीतकटिबंधीय घास भूमि है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, जिसको दूसरा क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए दूसरा जो है वो गलत दिया हुआ है। और उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ उत्तर में फैली होती है, जिसका नाम होता है सवाना। क्या बोलते हैं उसको, सवाना कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सत्य हैं। विश्व में ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कलगुरली सोने का खनन का एक प्रमुख क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, 12 का आंसर सी हो जाएगा। अंटार्कटिका के संबंधित अब सवाल है कुछ। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। ये अंटार्कटिका को कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देश हैं जो अपने अपने शोध केंद्र वहाँ पर स्थापित किया हुआ है, इसलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसके साथ साथ ही क्या है, यहाँ पर अंटार्कटिका आकार में बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन अभी भौतिक दृष्टि से ज़्यादा लाभ नहीं दे सकता, परंतु यह पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने का अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। साथ ही संसार का अकेला महाद्वीप है जो सदा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है, अंटार्कटिका को कहा जाता है। दक्षिण की बात हो रही है, अंटार्कटिका दक्षिण की बात हो रही है। कुछ लोग आर्कटिक और अंटार्कटिक में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्कटिक ऊपर है, नॉर्थ में है, और अंटार्कटिका कहाँ है, तो दक्षिण में है। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इस महाद्वीप में विश्व के सबसे बेहतर तटीय मैदान है। अंटार्कटिका में कौन से तटीय मैदान आ जाएंगे, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, यही तो असत्य दिया हुआ है, बी गलत दिया हुआ। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह ग्रीष्म के ऋतु में कभी सूर्य अस्त नहीं होता तथा शीत ऋतु में सूर्य का उदय ही नहीं होता है, ये भी यहाँ पर सही है। यानी कि लगभग में 6 महीने का यहाँ दिन होता है, 6 महीने का यहाँ पर रात्रि होती है लगभग में। ओके, अंटार्कटिका का अधिकतर भाग उबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। यहाँ का समुद्र तट खड़े ढाल वाला है। यहाँ तटीय मैदान नाम मात्र भी नहीं है। निम्न से कौन सी अंटार्कटिका महाद्वीप के मुख्य वनस्पति है। इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2, यानी कि लाइकेन है और मॉस है, यही यहाँ पर मुख्य रूप से वनस्पति है, लाइकेन और मॉस। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम क्या है। इस महासागर को दक्षिणी महासागर कहा जाता है, दक्षिणी महासागर कहा जाता है। यहाँ की जलवायु बहुत ही कठोर है। संसार में सबसे कम तापमान -95 डिग्री सेल्सियस इस महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित शीत ऋतु में अंकित किया गया है। ग्रीष्म ऋतु में भी तापमान 0 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर नहीं ही जाता है। क्लियर हो गया होगा। अगले पर चलें। अगला क्या है हमारा, अगला हमारा सामाजिक विज्ञान और हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। निम्न से कौन से घटक पर्यावरण अंतर्गत शामिल हैं, कौन से घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल हैं। मानव, धरातलीय स्थलाकृति। देखिए पर्यावरण के घटक सारे के सारे ही होते हैं। मनुष्य हो जाएगा, मानव निर्मित वस्तुएं, आर्टिफिशियल जो होती हैं वो, धरातलीय स्थलाकृति, प्राकृतिक वस्तु, सब कुछ पर्यावरण का भाग होता है। ओके, अगला है निम्न से कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो वायुमंडल कैसे रहेगा, मैंने समझाया भी था आपको। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी के सभी कथन सत्य दिए हुए हैं। बेसिक सवाल है ये तो। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। फ्रेंच भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, फ्रेंच भाषा से। अगला नियम से कौन सा कथन परितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो परितंत्र का मतलब होता है जीवधारियों का आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं और आपसी संबंध जो होता है जीवधारियों का, उसी को क्या कहा जाता है, परितंत्र कहा जाता है। ओके, अगला सवाल है आपका जैव मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, इसको मैच करना है आपको। जैव मंडल का क्या तात्पर्य हो जाएगा, इसका हो जाएगा पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल एवं जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। वायुमंडल का तात्पर्य हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परतों को कहते हैं। अगला हो जाएगा आपका मतलब वायुमंडल का ये हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। जलमंडल से क्या तात्पर्य होगा, तो जलीय क्षेत्र हो जाएगा। और स्थल मंडल से क्या तात्पर्य होगा, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत। आसान था ये तो, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को।
हमारी पृथ्वी के अंदर चैप्टर पर आगे हम लोग यहाँ से टीआरई के एग्जाम में देखिए कितने सवाल पूछे गए हैं उल्टा कर, और 60वीं बीपीएससी में भी 2 सवाल पूछे गए थे यहाँ से। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिए। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी भाग को परपटी कहते हैं, यह सबसे पतली परत है। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। महासागर की परपटी जो होती है ना, वो पतली होती है लेकिन भारी होती है, यानी कि इसका डेंसिटी बहुत ही हाई होता है महासागर की परपटी का। बेसाल्ट से निर्मित होते हैं वो। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। परपटी की जो मोटाई होती है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, महाद्वीपों और महासागरों के नीचे भिन्न भिन्न होती है। महाद्वीप के भागों में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर रहती है और समुद्री भाग में इसकी मोटाई मात्र 5 किलोमीटर होती है। लेकिन समुद्री भाग की जो परपटी होती है वो क्या होता है, अपेक्षाकृत पतले और भारी होते हैं। तो जो पतला चीज़ होगा और भारी होगा तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी बहुत ही हाई होती है। निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। बी कथन यहाँ पर असत्य दिया हुआ है कि महासागरीय परपटी सिलिका और आयरन से बनी होती है, यहाँ पर यह असत्य दिया हुआ है। महासागरीय परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, सीमा जिसको कहते हैं, इसलिए इसे सीमा सिलिका मैग्नीशियम की प्रधानता के कारण कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है, मेंटल। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कोर होती है जिसको कोर कहते हैं। यह मुख्यतः निकेल और लोहे की बनी होती है, अतः इसे नीफे के नाम से भी जाना जाता है। ओके, पृथ्वी के जो 3 मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है भूपरपटी, एक होता है आपका मेटल या मेंटल जिसको बोलते हैं, जिसको मध्य परत कहते हैं, और एक होता है आपका कोर जो लोहा और निकेल का बना होता है। सबसे आंतरिक कोर जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है और बाह्य कोर जो होता है वो पिघले हुए अवस्था में होता है। जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर ठोस होता है, तो इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है, इसको अग्नेय सेल बोलते हैं। अग्नेय चट्टान जो आपने पढ़ा है, प्राथमिक चट्टान क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि वो ज्वालामुखी जो निकलती है लावा, उसी के ठंडा होने से बनता है। ओके, पृथ्वी कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है, तो इसका आंसर है 1 करोड़ का है, कोर का है। सबसे भारी कौन सा है, तो सबसे निचला वाला जो है वही है सबसे भारी। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बहिर्भेदी अग्नेय सेल का निर्माण होता है। जब द्रवित मैग्मा भूपरपटी के अंतर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी अग्नेय सेल का निर्माण होता है। बहिर्भेदी अग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है, अंतर्भेदी अग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। आप समझ नहीं रहे होंगे इसका मतलब, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो बाहर निकल गया वो भी अग्नेय सेल बनाएगा, और ज्वालामुखी के अंदर में जो है वो भी अग्नेय सेल बनाएगा। दोनों की जगह पर क्या होता है, सिलिकॉन की अलग अलग वो होती है क्वांटिटी। सिलिकॉन की क्वांटिटी डिफरेंस होने से क्या होता है, वो या तो एसिडिक हो जाएगा नेचर में या तो कम एसिडिक होगा, और एसिडिक होने से क्रिस्टल का साइज बढ़ जाता है और एसिडिक नहीं होने से क्रिस्टल का साइज कम हो जाता है। तो इसी को बारे में पूछा गया है आपसे। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है सत्य दिया हुआ है, तीसरा और चौथा जो है वो गलत दिया हुआ है। कथन 1 और 2 सत्य है जबकि तीसरा और चौथा असत्य है। बहिर्वेदी अग्नेय सेल के अंतर्गत द्रवित लावा तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इसलिए इसकी संरचना महीन दानों वाली होती है, जबकि अंतर्वेदी अग्नेय सेल में द्रवित लावा धीरे धीरे ठंडा होता है, इसके कारण से बड़े दानों का रूप ले लेता है। अगला सवाल है आपका कि अंतर्वेदी अग्नेय सेल, बहिर्वेदी अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। अब इसको मैच कीजिए जरा। देखिए, अंतर्वेदी जो अग्नेय सेल होते हैं वो ग्रेनाइट होता है, तो 1 का 3 हो जाएगा। बहिर्वेदी क्या होता है, ये स्लेट का होता है। अवसादी सेल कौन सा उदाहरण हो गया, तो चूना पत्थर हो गया। कायांतरित सेल का उदाहरण बेसाल्ट हो गया। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, 1 का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 होना चाहिए, डी ही है। अवसादी सेल के बारे में बताना है आपको। अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपों के द्वारा होता है। इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती, ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 जो हैं ये यहाँ पर सही दिया हुआ, दूसरा गलत है क्योंकि इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी में। अग्नेय चट्टान जो होता है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला है आपका उच्च ताप और दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है, तो अग्नेय सेल और अवसादी सेल जो होती है कायांतरित सेल में बदल जाती है। अगला है हमारी बदलती पृथ्वी। अब इससे जुड़े हुए सवाल देखते हैं। पृथ्वी का स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। प्लेट टेक्टोनिक का आपने नाम सुना होगा। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जिसको क्या बोला जाता है कि वेल्ट कहा जाता है, जिस पर क्या होता है मैग्मा जो सर्किल बनाकर घूमती रहती है, इसके कारण क्या होता है प्लेटों का संचलन होता है। तो कथन और कारण दोनों सही दिए हुए हैं, इसका हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए थे, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं था। अगला है पृथ्वी की गति के संदर्भ में विचार करना है आपको। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भारों में घटित होते हैं अंतर्जात बल कहलाते हैं। जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं बहिर्जात बल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों कथन सही दिए हुए हैं। अंतर्जात बल
एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक कहा जाता है इसको। भूकंप के अंतर्गत भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिया हुआ है। भूकंप के बारे में सवाल टीआरई के पेपर में पूछा गया है। टीआरई के पेपर उठा कर देखिए, कुछ दिन पहले जो हुआ है वहाँ पर आपको इसका सवाल मिल जाएगा, भूकंप के केंद्र वाला या भी केंद्र वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। देखिए क्या कहा जाता है, भूकंप के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसको उद्गम या फोकस कहते हैं। और उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, जैसे यहाँ पर भूकंप शुरू हुआ है, इसके ठीक ऊपर की जगह को क्या कहा जाता है? एपिक सेंटर कहा जाता है। ओके, यहाँ सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? इनको विसर्प कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि हिमालय की नदियाँ विसर्प का निर्माण करती हैं, तो वही विसर्प है ये। नदी द्वारा चापाकार झील ऑक्सबो लेक का निर्माण किया जाता है मैदानी भागों में। जैसे कांवर लेक जो है वो कभी ऑक्सबो लेक हुआ करता था। सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में कौन सा तटीय स्थलीकृत समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। समुद्री गुफा, तटीय मेहराव, स्टैक और समुद्री भीगु, ये सब के सब किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो तरंगों द्वारा अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं। जब तरंगे सैल से टकराती हैं तो अलग अलग ये आकृतियाँ बनाती हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका वायु से संबंधित, और उससे पहले कि निम्न से कौन सा कारक लोयस के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है? तो पवन जो होती है, पवन के कारण लोयस का मैदान बनता है। देखिए, रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवनें रेतों को एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवनों का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू का टिब्बा कहते हैं। जब बालू का कण महीन व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठा करते थे दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस के निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो चीन में पाए जाते हैं लोयस के मैदान। अगला सवाल है आपका, अगला टॉपिक है वायु से संबंधित। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आपको करने हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को सीधे वायुमंडल से पूरा करते हैं। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। सीधे वायुमंडल से कोई भी नाइट्रोजन नहीं ले सकता, इसको नाइट्रोजन का ऑक्साइड बदलना पड़ता है। ये राइजोबियम जीव जो करते हैं वो करते हैं ये काम। अगला है आपको वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर लगाना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, उसके बाद से CO2 का परसेंटेज है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहारा, ओला वर्षा वायुमंडल किस परत में होती हैं? तो जितना मौसम संबंधी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में ही होती है। कभी बरसात के मौसम में, कुछ दिन पहले ही मैंने प्लेन का सफ़र किया, तो प्लेन के सफ़र के दौरान आपको क्या दिखेगा? ज़मीन पर वर्षा हो रही है और आप जब आपको फ्लाइट में और क्षोभ मंडल को आप पार कर जाते हैं, क्योंकि समताप मंडल में सारे प्लेनें उड़ती हैं, तो आपको नीचे दिखेगा कि नीचे तो बादल है, बारिश हो रही है, स्पष्ट रूप से आपको नीचे धुंधला दिखेगा, लेकिन ऊपर मौसम बिल्कुल साफ रहता है, सूर्य की किरण दिखेगी आपको। जैसे आप दिल्ली से अगर उड़ते हैं तो दिल्ली में तो आपको वर्षा मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप वायुमंडल के ऊपरी परत में चले जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल सूर्य की किरण चमकदार मिलेगी आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्षोभ मंडल में सारी वर्षा संबंधी जो भी घटनाएं होती, मौसम संबंधी, सब इसी में होती है। ओके, अगला है आपका समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, आपका मध्य मंडल से सवाल पूछा गया था टीआरई के पेपर में। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग समताप मंडल कहलाता है। यह परत बादलों, मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, सभी कथन सत्य हैं इसका। देखिए क्या लिखा हुआ है कि समताप मंडल संबंधी दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। समताप मंडल धरातल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसकी परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती हैं। इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल किस परत में प्रवेश करते ही जलने लग जाते हैं? ये मध्य मंडल में जैसे ही प्रवेश करते ही जलने लग जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंग की पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाली निचली परत के ओजोन मंडल की संज्ञा दी जाती है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, छठे का आंसर सी हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए थे। निम्न से कौन से कथन सत्य हैं? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन या सूर्य ताप कहलाती है।
सूर्य तप की पृथ्वी की मात्रा पृथ्वी पर हर जगह एक समान ही रहती है। इसका आंसर ए केवल वन सत्य है, क्योंकि हर जगह एक समान नहीं होती है। कुछ ऐसी परतें होती हैं जो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करती हैं, जैसे बर्फ़ का क्या होता है, एल्बिडो कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? एल्बिडो। बल्ब की परावर्तनीयता जो होती है वो ज़्यादा होती है, बर्फ़ पर ज़्यादा ऊष्मा नहीं मिल पाएगा। वहीं कोई काला परत है तो मिट्टी है अगर मान लीजिए तो वो अधिक ऊष्मा को सोखेगी। तो इसलिए सब जगह समान नहीं होता है। और वैसे भी सब जगह सूर्यताप भी समान मात्रा में प्राप्त नहीं होती है। ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्यताप की मात्रा कम होने लग जाती है, विषुवत पर सबसे ज़्यादा सूर्यताप प्राप्त होती है। वायुमंडल का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्षैतिज वितरण जो है, ऐसे वितरण जो है ये ताप के द्वारा डिफाइन होता है क्या? निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। उच्च वायु दाब क्षेत्र वायु बादल मुक्त स्वच्छ आकाश के साथ जुड़ा होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र को गमन करती है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी के सभी कथन जो हैं सही दिए हुए हैं। अगला सवाल है आपका। अगला सवाल क्या है? अगला है कि वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवनें अस्थायी पवनें कहलाती हैं। विभिन्न ऋतुओं अपनी दिशा बदलने वाली पवन मौसमी पवन है। किसी छोटे क्षेत्र वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली पवन अस्थायी पवन कहलाती है। इसका आंसर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी केवल और केवल 2 यहाँ पर युग्म सुमेलित है, बाकी दोनों गलत दिए हुए हैं। देखिए क्या है, 1 और 3 गलत है। अस्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। व्यापारिक पछुआ और पूर्वाई पवनें इस प्रकार की पवनों को उदाहरण है। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लू, जैसे उत्तर भारत में जो आपको अप्रैल और मई महीने में चलता दिखता है वो क्या होता है? लू होता है। पवन का नाम उनके आने की दिशा पर आधारित पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को क्या कहा जाता है? पछुआ पवन कहा जाता है। और पूर्व से आने वाली पवन को क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। पश्चिम से आने वाली पवन जो पूर्व की तरफ जा रही है उसको हम पूर्वा नहीं बोलेंगे, वो पछुआ पवन कहलाएगा। ये तो पता ही होगा आपको। अब जल से संबंधित कुछ सवाल है। निम्न से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, ये सभी के सभी मिलकर जल चक्र बनाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। निम्न से किसके सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है, उसमें NaCl सबसे ज़्यादा होता है। ए आंसर हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अब केंद्रीय बल लगता है पृथ्वी पर उसके। बृहद ज्वार आने वाली सही स्थिति क्या होती है? बृहद ज्वार आने का होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही तीनों सीध में होते हैं, तब बृहद ज्वार आते हैं। बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? तो ये मुख्यतः पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या। ब्लू मून किसको कहते हैं? ब्लू मून लगा था ना परसों। एक ही महीने में जब 2 पूर्णिमा हो जाती है, एक ही महीने कैलेंडर में जब 2 पूर्णिमा फुल मून की घटनाएं होती तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू मून। ओके, अगला है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में ना होकर समकोण पर होते हैं तब चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। इससे निम्न ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कम होती है। लघु ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को होती है। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। निम्न से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से संबंधित होते हैं? तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। सही है ये। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अधिक संख्या में मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। ज्वारीय तरंगों द्वारा जल विद्युत पैदा की जा सकती है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी कथन सही दिए हुए हैं। सभी कुछ हम कर सकते हैं ज्वार के साथ में। महासागरीय धाराओं के बारे में आपको बताना है कौन से कथन असत्य हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ लेब्राडोर महासागरीय धाराएं उष्ण जलधारा है, ये गलत है। लेब्राडोर की धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ध्रुवों की ओर चलती हैं, ये सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवों पर उत्पन्न होती है और उष्ण कटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर आती हैं, ये भी सही है। महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं, ये भी सही है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। लेब्राडोर महासागरीय धारा शीत जलधारा होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म जलधारा होती है। निम्न से कौन सी महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र होता है? तो देखिए यही सवाल कुछ दिन पहले टेस्ट में भी आया था, मैंने भी करवाया था आपको। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो सभी जगह जहाँ जहाँ पर गर्म और शीत धाराएं मिलती हैं वो अच्छा मछली का उत्पादन का क्षेत्र होता है। जैसे कनाडा का तट हो गया और आपका जापान का तट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वह क्षेत्र जहाँ गर्म और शीत जलधाराएँ मिलती हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये जापानी भाषा के शब्द है सुनामी। इसका इंग्लिश में होता है TSU, तो ये जापानी भाषा से आता है। TSUNAMI होता है सुनामी। अगला है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।